एक बंद कमरा, एक मासूम लड़की की लाश और घर में मौजूद सिर्फ उसके अपने। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी थ्रिलर फिल्म का सीन हो। बिल्कुल, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक सच है जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। सही कहा आपने। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार 2008 का वही बहुचर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी घटना की टाइमलाइन, फोरेंसिक रिपोर्टों की कमियों और उसके बाद जो अंतहीन मीडिया ट्रायल्स चले उनका बहुत ही विस्तृत ब्यौरा देते हैं। बिल्कुल, और मैं शुरुआत में ही ये साफ कर देना चाहती हूँ कि आज हमारा उद्देश्य किसी पर उंगली उठाना या किसी का पक्ष लेना नहीं है। हाँ, हम सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। वही हमारा मिशन है, जांच की उस पूरी मशीनरी का एक तरह से पोस्टमार्टम करना और ये समझना कि कैसे एक आम से घर का एक बंद कमरा भारत के आपराधिक इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन गया। तो चलिए सीधे उस सुबह में चलते हैं। 16 मई 2008, नोएडा। एक बिल्कुल साधारण सी सुबह थी, जहां आस पड़ोस के घरों में लोग उठ रहे हैं, दिन की शुरुआत हो रही है। लेकिन जल विहार इलाके के उस खास फ्लैट में सब कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। हाँ, वो पल जब 14 साल की आरुषि अपने ही बिस्तर पर मृत पाई जाती है। और जो बात इस पूरी घटना को तुरंत एक मिस्ट्री में बदल देती है वो ये कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। और यहीं पर जांच का सबसे पहला और बुनियादी नियम लागू होता है। वो क्या? देखिए, जब भी पुलिस किसी क्राइम सीन पर पहुंचती है ना, तो उनकी सबसे पहली नजर इस बात पर होती है कि क्या घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान है, जिसे हम फोरेंसिक भाषा में फोर्स्ड एंट्री कहते हैं। अच्छा। हाँ, और हमारे स्रोतों के अनुसार उस फ्लैट के किसी भी दरवाजे या खिड़की पर कोई खरोंच तक नहीं थी। कोई ताला टूटा हुआ नहीं था। इसका मतलब तो साफ है, ये बिल्कुल एगाथा क्रिस्टी की उन कहानियां जैसा है, लॉक्ड रूम मिस्ट्री। बिल्कुल वैसा ही। अगर कोई बाहरी इंसान दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आया तो इसका सीधा सा तर्क निकलता है कि कातिल या तो उस वक्त घर के अंदर ही मौजूद था या फिर कातिल कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे घर के किसी सदस्य ने खुद दरवाजा खोलकर अंदर आने दिया। सही बात है। वो घर एक तरह से एक एयर टाइट बॉक्स बन गया था, है ना, जहां सुराग सिर्फ उस डिब्बे के अंदर ही मिल सकते हैं। तो जब दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर से कोई जबरदस्ती आया ही नहीं, तो कातिल कौन हो सकता है? जांचकर्ताओं के दिमाग में भी सबसे पहले यही सवाल कौंधा। खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आया था। लेकिन एक सफल फोरेंसिक जांच के लिए जिस तरह के प्रोटोकॉल की उम्मीद की जाती है वो पहले ही मिनट से टूटता हुआ नजर आया। और मुझे लगता है यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां मानवीय फितरत और पुलिस की जल्दबाजी एक साथ काम करने लगती है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने घर के बाकी सदस्यों और कर्मचारियों की गिनती की, उन्हें पता चला कि घर का नौकर हेमराज गायब था। हाँ, और यहीं पर जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। देखिए, इंसान का दिमाग हमेशा सबसे आसान और सीधे समीकरण की तरफ भागता है। एक लाश है और एक इंसान गायब है। हाँ, तो जाहिर सी बात है जो गायब है वही कातिल है। इसे हम मनोविज्ञान में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हाँ, जैसे अगर मेरी चाबी खो जाए और मैं ये मान लूं कि वो कार में ही है, तो मैं कार को पूरा तहस नहस कर दूंगा, भले ही चाबी मेरे सामने टेबल पर ही क्यों ना रखी हो। अरे बाप रे, आपकी ये कार को तहस नहस करने वाली उपमा यहाँ बिल्कुल सटीक बैठते हैं, है ना? पुलिस का विजन भी तो ऐसा ही टनल विजन हो गया था। बिल्कुल। असलियत में पुलिस ने उस घर के साथ यही किया। जब जांच एजेंसियां किसी एक थ्योरी को सच मान लेती हैं, तो वे अनजाने में उन सभी सुरागों को नजरअंदाज कर देती हैं जो उस थ्योरी के खिलाफ जाते हैं। मतलब वो सिर्फ हेमराज को ढूंढ रहे थे? हाँ, हेमराज को ढूंढने की हड़बड़ी में पुलिस ने उस क्राइम सीन की पवित्रता को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मतलब फोरेंसिक सबूतों को सुरक्षित रखने के बजाय उन्होंने उस जगह को एक तरह से सार्वजनिक स्थान बना दिया। एकदम सही। तथ्य ये है कि जिस वक्त फिंगरप्रिंट्स, जूतों के निशान या खून के बारीक छींटों को सहेजा जाना चाहिए था, उस वक्त पुलिस का पूरा फोकस सिर्फ घर में हेमराज की एक साफ तस्वीर ढूंढने पर था, ताकि उसे टीवी पर वांटेड के रूप में चलाया जा सके। हाँ, और घर के लिविंग रूम में राजनेता, रिश्तेदार और मीडिया कर्मी बेरोक टोक आ जा रहे थे, जो शुरुआती 24 घंटे किसी भी हत्या की जांच में गोल्डन आवर्स माने जाते हैं, वो तो बर्बाद हो गए। बिल्कुल, वो सिर्फ एक गलत दिशा में की गई भागदौड़ की भेंट चढ़ गए। लेकिन ये टनल विजन, ये भागदौड़
अगले ही दिन एक झटके में खत्म हो जाती हैं। हाँ, और वो बहुत बड़ा झटका था। और जो सच सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अगले ही दिन उसी घर की छत पर एक और शव मिलता है, और वो शव उसी हेमराज का था जिसे पूरी पुलिस फोर्स कातिल मानकर शहर शहर ढूंढ रही थी। यहाँ मामला वाकई बहुत दिलचस्प और उलझा हुआ हो जाता है। और ये जांच की सबसे बड़ी विफलता का दस्तावेज है। वो कैसे? देखिए, पहले दिन जब पुलिस घर में थी तो छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खून के धब्बे साफ मौजूद थे। खून के धब्बे? हाँ, लेकिन जब पुलिस ने छत का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक था। पुलिस ने चाबी मांगी लेकिन चाबी नहीं मिली। तो उन्होंने ताला तोड़ दिया होगा? नहीं, हैरानी की बात तो यही है कि पुलिस बिना दरवाजा खोले बस वहीं से वापस लौट आई। अरे बाप रे, सच में? मतलब खून के धब्बे सीढ़ियों पर साफ दिख रहे हैं और जांच अधिकारी महज एक ताला देखकर वापस लौट जाते हैं? हाँ, और इस एक लापरवाही ने पूरे केस की दिशा हमेशा के लिए भटका दी। दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। जब अगले दिन ताला तोड़ा गया और हेमराज की लाश मिली तो जो मामला एक दिन पहले तक एक सामान्य मैनहंट लग रहा था, वो अब एक डबल मर्डर मिस्ट्री बन गया। बिल्कुल, एक बेहद खौफनाक और उलझी हुई डबल मर्डर मिस्ट्री। सोचिए उस पल पुलिस के दिमाग में क्या चल रहा होगा। कल तक जिसे वो एक खूंखार कातिल समझ रहे थे, वो दरअसल एक शिकार था जो उन्हीं के सिर के ठीक ऊपर उसी घर की छत पर पड़ा हुआ था। हाँ। अब सवाल ये था, अगर हेमराज कातिल था तो उसे किसने मारा? इस एक सवाल ने पूरी जांच को एक डेड एंड पर ला खड़ा किया। क्यों? क्योंकि जब तक पुलिस को ये एहसास हुआ कि कातिल कोई और है, तब तक 2 दिन बीत चुके थे। असली कातिल को भागने, सबूत मिटाने और अपनी कहानी घड़ने का पूरा वक्त मिल चुका था। क्राइम सीन तो पूरी तरह प्रदूषित हो ही चुका था। पूरी तरह से। और अब जब बाहरी इंसान की थ्योरी पूरी तरह फेल हो गई, फोर्स एंट्री कोई थी नहीं और जो गायब था वो खुद मारा जा चुका है, तो शक की सुई एक ही दिशा में घूमनी थी, वापस उसी घर के अंदर। हाँ, वापस अंदर मौजूद लोगों पर, यानी आरुषि के माता पिता। अब ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाला लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जगह जिसे समाज सबसे सुरक्षित मानता है, अपना खुद का घर, अचानक वहीं सबसे गहरा संदेह पैदा हो जाता है। ये तो है। स्रोतों में इस नई थ्योरी का बहुत जिक्र है, जिसे फिट ऑफ रेज या क्षणिक गुस्से में की गई हत्या कहा गया। देखिए, पुलिस के पास अब कोई सीधा सबूत तो था नहीं, ना कोई चश्मदीद गवाह था, ना कोई खून से सना हथियार मिला था और ना ही कोई कबूलनामा। तो फिर उन्होंने आरोप कैसे तय किए? ऐसे में उन्होंने परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सहारा लिया। इसका क्या मतलब होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। परिस्थिति जन्य साक्ष्य का मतलब होता है घटनाओं की एक ऐसी कड़ी तैयार करना जो सीधे तौर पर अपराध को न दिखाए, लेकिन तार्किक रूप से यह साबित करे कि अपराध सिर्फ और सिर्फ इसी व्यक्ति ने किया होगा। तो ये कड़ी कैसे बनाई गई? मतलब अगर कोई हथियार ही नहीं था तो उन्होंने माता पिता पर इतना संगीन आरोप कैसे मढ़ दिया? ये सब उन छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर किया गया जो पीछे छूट गए थे। जैसे कि? मिसाल के तौर पर घर का इंटरनेट राउटर रात में कितनी बार ऑन ऑफ हुआ, कमरों के बीच आवाजों का ना आना और क्राइम सीन को जस्ट सफाई से साफ करने की कोशिश की गई थी। अच्छा। हाँ, पुलिस ने इन सब चीजों को मिलाकर एक नैरेटिव तैयार किया। उनका तर्क था कि इस हद तक सबूत मिटाने का काम और इतनी सफाई से क्राइम सीन को ड्रेसअप करने का काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो उस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हों। लेकिन ये तो सिर्फ एक कहानी बुनने जैसा है ना? एक तरह से हाँ। परिस्थिति जन्य साक्ष्य सिर्फ एक नैरेटिव है जो पुलिस के अपने नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आप कड़ियों को अपने हिसाब से जोड़ेंगे तो आप किसी को भी फंसा सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर इस केस में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसने पूरी जांच को एक तमाशे में बदल दिया। वो किरदार पुलिस या कानून नहीं था? नहीं, वो किरदार था मीडिया। हाँ। कोर्ट रूम में जाने से बहुत पहले ही ये केस देश भर के घरों के लिविंग रूम में न्यूज चैनल्स की स्क्रीन्स पर लड़ा जाने लगा था। मीडिया की भूमिका इस पूरे मामले में मतलब एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। जांच एजेंसियों के भीतर से रोज कुछ न कुछ लीक किया जाता था। जैसे वो नार्को टेस्ट की बातें? हाँ, आधी अधूरी फोरेंसिक रिपोर्टें, नार्को टेस्ट की अफवाहें और हथियारों को लेकर अलग अलग दावे। कभी गोल्फ क्लब की बात होती तो कभी सर्जिकल स्कैल्पल की। सच में रोज एक नई कहानी टीवी पर परोसी जाती थी। रोज रात को। ये बिल्कुल किसी डेली सोप, किसी टीवी सीरियल जैसा हो गया था, जहां टीआरपी के लिए रोज रात को एक नया सस्पेंस, एक नया विलन चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा। इसे हम एक तरह का इको चेम्बर कह सकते हैं,
जहां शोर इतना बढ़ जाता है कि असली आवाज सुनाई ही नहीं देती। रोज रात को पैनल डिस्कशन में लोग खुद ही जज और जूरी बन जाते थे। और इसका असर बहुत गहरा होता है। सूचनाओं की इस बाढ़ में असली सुराग कैसे डूब जाते हैं? देखिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड सिर्फ जनता को भ्रमित नहीं करता, बल्कि ये जांच प्रक्रिया पर भी भारी असर डालता है। पुलिस पर दबाव बनता है, बहुत ज्यादा दबाव। जब हर दिन चैनलों पर पुलिस की थ्योरी की चीरफाड़ होती है, तो एजेंसियों पर तुरंत नतीजे देने का एक बहुत बड़ा अदृश्य दबाव बन जाता है। और इस दबाव में शांति से और वैज्ञानिक तरीके से सबूतों का विश्लेषण करने की जगह एजेंसियां ऐसी थ्योरीज पेश करने लगती हैं जो टीवी के नैरेटिव के साथ फिट बैठती हों। मतलब मीडिया एक पैरेलल कोर्ट चला रहा था। हाँ, एक पैरेलल कोर्ट जिसने असली न्याय प्रक्रिया के लिए जमीन को बहुत ही पथरीला बना दिया था। और इसी पथरीली जमीन पर असली ट्रायल शुरू होता है, कानून के उन शांत लेकिन सख्त कमरों में। लेकिन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि असली नाटकीय बदलाव तो अदालत के इन कमरों में इंतजार कर रहा था। हाँ, 2013 का वो फैसला। साल 2013 ट्रायल कोर्ट ने माता पिता को हत्या का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने जांच एजेंसियों की उसी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों वाली कहानी को सच मान लिया था। लगा कि अब केस खत्म, सब सुलझ गया। लेकिन फिर आता है 2017। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है और वो ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट देता है। पूरी तरह से? हाई कोर्ट ने माता पिता को बरी कर दिया और उनके इस फैसले की बुनियाद थी सबूतों की एक टूटी हुई कड़ी और जांच में छोड़े गए बड़े बड़े लूप होल्स। यही वो बात है जो मेरे दिमाग को झकझोर देती है। ऐसा क्यों? मतलब सोचिए, सबूतों की यही कमी किसी को पहले उम्र कैद की सजा कैसे दिलवा सकती है और फिर उसी कमी के आधार पर उन्हें बरी कैसे किया जा सकता है? एक ही केस, एक ही सुराग, लेकिन दो अदालतों के फैसले 180 डिग्री अलग। ये कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत जटिल पहलू है। इसे अगर मैं एक पुल के रूप में देखूं, एक ब्रिज, तो ऐसा लगता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो खाई है जिसे पार करना है। ट्रायल कोर्ट ने उस टूटे हुए लकड़ियों के पुल को पार कर लिया, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एक भी तख्ता गायब है तो हम इस पुल पर पैर नहीं रखेंगे। ये पुल वाली उपमा न्याय व्यवस्था के इस सिद्धांत को बहुत सरलता से समझाती है ना? कानूनी नजरिए से देखें तो ट्रायल कोर्ट ने उन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को समग्र रूप से देखा और ये निष्कर्ष निकाला कि हालात माता पिता के खिलाफ इशारा करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट का नजरिया अलग था। बिल्कुल, हाई कोर्ट ने एक अलग और बहुत सख्त पैमाने का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अपराध को उचित संदेह से परे यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है। मतलब हाई कोर्ट ने उनकी मासूमियत का दावा नहीं किया, बल्कि जांच एजेंसियों की नाकामी को उजागर किया। एकदम सटीक विश्लेषण। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब सबूतों की कड़ी में इतने बड़े छेद हों, जैसे हथियारों का गायब होना, हाँ, हथियारों का गायब होना, छत पर समय रहते ना पहुंचना और क्राइम सीन का पूरी तरह नष्ट हो जाना, जब ऐसी कमियां हों तो उस टूटे हुए पुल पर चलकर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सही बात है। कानून का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। अगर जांच एजेंसियों की थियोरी में एक भी उचित संदेह पनपता है तो उसका सीधा फायदा यानी बेनिफिट ऑफ डाउट आरोपी को मिलना चाहिए। और इसी आधार पर 2017 में उन्हें बरी कर दिया गया। बिल्कुल। तो इतने सालों की लंबी और थकाऊ जांच, सीबीआई की 2 अलग-अलग टीमें, टीवी पर रोज रात को अदालत लगाने वाले एंकर्स और देश की सर्वोच्च अदालतें, इन सब के बीच से गुजरने के बाद आज इतने सालों बाद हम कहाँ खड़े हैं? अगर हम आज उन सभी फाइलों, रिपोर्टों और अदालती फैसलों का सार निकालें तो हम ठीक उसी शून्य पर वापस लौट आए हैं जहां से हम 16 मई 2008 की उस खौफनाक सुबह चले थे। सच में कातिल कौन था, ये रहस्य शायद अब हमेशा के लिए एक रहस्य ही रहेगा। हाँ, ये केस अब महज एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रह गया है। तो फिर क्या है? ये इस बात का एक स्थायी और कड़वा दस्तावेज बन चुका है कि जब शुरुआती जांच में पूर्वाग्रह हावी हो जाता है, जब क्राइम सीन की अहमियत को जूते के फीतों तले रौंद दिया जाता है और जब न्याय की जगह शोर और सनसनी ले लेती है, बिल्कुल, तब सच कैसे एक चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाता है। और यही बात सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा करती है। वो क्या? जब इतनी बड़ी जांच एजेंसियां, देश का इतना बड़ा मीडिया तंत्र
और न्याय के सबसे बड़े मंदिर मिलकर भी महज एक बंद कमरे का सच बाहर नहीं ला पाते, तो क्या ये सिर्फ किसी एक केस या किसी एक टीम की विफलता है, या फिर ये हमारी उस पूरी जांच और न्याय प्रणाली के मूल ढांचे पर एक बड़ा सवालिया निशान है जिस पर समाज हर दिन आंख बंद करके भरोसा करता है? ये सोचने वाली बात है। हम हर रात चैन से सोते हैं ये सोचकर कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन जब कानून की नींव ही खोखली साबित हो जाए तो वो भरोसा कहाँ जाता है? सच में ये एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ सवाल बनकर रह जाती हैं।